हाँ हाँ, बोलो, पूछो, डायरेक्ट पूछो। हेलो सर। पूछो। शैया शैया मूत्रता के बारे में पूछना था। एक छः नहीं सात सात छः 6 से 8 के बीच, मतलब 7 साढ़े 7 साल का। हम्म। तो 7 साल का लड़का है। बाकी हम्म। उसका सब ही इज वेरी शार्प, मतलब कॉग्निशन वगैरह, ड्राइंग, ये वो सब हम्म। अच्छा है। हम्म। लेकिन महीने में 3-4 बार उसका शैया मूत्रता होता है, ऐसे उसकी हम्म। माँ की कंप्लेंट है। हम्म। और दूसरा, वो एक जगह पे स्थिर नहीं हो बैठता है बिल्कुल। हम्म। चैन मतलब चलता उसको रहता कुछ करने के लिए, हाँ, कुछ करने के लिए दे दे तो करेगा नहीं, ऐसा नहीं है। ड्राइंग भी अच्छा है। है। मतलब वो उसकी माँ का कहना है कि उसका ग्रास्पिंग बहुत अच्छा है। स्कूल में हम्म। भी वो तुरंत वो सब ग्रास्प हम्म। कर लेता है, और फिर उसको बोर हो जाता है वही वही सुनना। हम्म। तो उसको एक जगह पे बैठना के लिए ये हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ऐसा हम्म। है। और यहाँ पे भी मैंने देखा मेरे क्लिनिक में, वो मतलब 2 मिनट के लिए एक जगह पे नहीं बैठ रहा था। फिर उसको मैंने कागज और पेंसिल दे दी। तो हम्म। मेरे पास में, मेरे यहाँ पे कुछ वारली की पेंटिंग है, तो उसने वो बनाया, मतलब हम्म। 7 साल के लड़के ने अच्छा बनाया उसके हम्म। एज के हिसाब ठीक। से। और दूसरा, ये शैया मूत्रता का भी उसका एक प्रॉब्लम है। दूसरा एक पॉइंट ये निकला कि वो उसकी मम्मी भी वर्किंग है, और सुबह 9, साढ़े 9, 10 बजे वो अपने साथ ही लेके जाती है उसको। डे केयर में रखना है, फिर 1 बजे वो स्कूल जाएगा, फिर वहां से वो, मतलब वहां डे केयर से ही उधर स्कूल जाएगा, फिर स्कूल से आने हम्म। के बाद तुरंत उसके 1-2 क्लासेज जो रहते हैं वो करेगा। हम्म। मतलब 8, साढ़े 8 के बाद ही, 8 बजे वगैरह ही वो घर आ जाता है, अपनी मम्मी से मिलता है। पापा तो मतलब वैसे उसके ज्यादातर ठीक है। हाँ, हम्म। तो मम्मी ही देखभाल करती है, ऐसा है। ठीक है। च- तो क्या है, शैया मूत्रता जो है वो दो स्तर पर उसका काम करना पड़ता है, एक मानसिक स्तर पर और शारीरिक स्तर पर। हाँ, शारीरिक स्तर पर यह है कि मुख्यतः कृमि से ये लक्षण दिखता है शैया मूत्रता। कृमि जो है उसमें हम्म। चंचलत्व रहता है, रात को वो एक्टिव ज़्यादा रहते हैं। हाँ। और एक लक्षण ये है कि हम्म। वो ऐसे जीभ हमेशा बाहर निकालेगा, अपने होठों हम्म। को ऐसे हम्म। घुमाएगा, हम्म। ऐसे, मतलब वो एक चल ही ठीक है। रहा था उसका, और ठीक है। उसके कारण उसके होंठ भी सूख गए, या ऐसे थोड़ा सा ये होना ना, उसमें हम्म। दरारें आना, इस टाइप से दिख हम्म। रहा था। हम्म। तो शारीरिक स्तर पे जो है वो कृमि की चिकित्सा करनी की। कृमि की चिकित्सा मीन्स क्या, विडंग और गुड़ का प्रयोग करना है, एरेंडल तेल का प्रयोग करना है, ये प्रयोग करना है। दूसरा प्रयोग है ये है कि कमर पर जो है वो काला धागा बांधना है, उसमें वेखंड बांधकर वो काला धागा उसको थोड़ा कसना भी चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं चाहिए, इस प्रकार से धागा बांधना है ताकि कमर के नीचे की जो संवेदना है वो अच्छी होती है। ये हो गया शारीरिक स्तर पर काम। दूसरी बात जो है कि मूत्र को धारण करना, बाद में उसका ये उस पर कंट्रोल आना, ये सब जो है अक्षानाम पाठव्य ना, वो वात का कर्म है। ठीक है, तो वात के कर्म में अगर हानि हो गई तो परिस्रव मीन्स मूत्र में कंट्रोल नहीं रहता, या फिर शैया मूत्रता, ऐसी बीमारियां आ जाती है। तो उनमें क्या करना है, बच्चा छोटा रहता है तो हम बस्ती नहीं दे सकते, तो गुदभागी जो है वो ब्रोहण करने वाला कोई भी तेल या फिर उस तेल का पिचू जो है वो रात को रखना है। तो बला तेल का पिचू हो या फिर कोई भी शतन नारायणी तेल का पिचू हो, तो ये पिचू रखना है। इससे क्या होता है, अपान के क्षेत्र में नित्य जो है वो तेल जाता है, ब्रोहण करने वाला तेल जाता है, वहाँ स्थिर गुण बढ़ता है। और ये चल गुण की जो संप्राप्ति है, पकड़ के रखने की जो संप्राप्ति गई हुई है, तो वो उधर से बढ़ जाती है। तो गुदा पिचू एक रखना है। कटदोरा जिसको बोलते हैं कि एक काला धागा जो है वो बांधना है, उसमें वेखंड इस प्रकार क्यों बांधना है, क्योंकि वेखंड बांधने के बाद ग्रह बाधा है, तो ग्रह बाधा जो होती है तो वो भी उससे ठीक हो जाती है। हाँ, तो हाथ में या फिर गले में या फिर कमर पे कभी कहीं भी वेखंड वचा जो है वो बांधना रहता है बच्चों में। तो वो जो है वो चीज़ें करनी, क्या क्या, गुदा पिचू करना, वो धागा बांधना और पेट में कृमि की चिकित्सा करना। हाँ, गुदा पिचू में मैंने बोला उस प्रकार के तेल का प्रयोग करना। दूसरा जो होता है, जो बच्चे इनसिक्योर होते हैं, हाँ, इनसिक्योरिटी, अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है बाल रोग का।
पर जिनमें पेरेंट्स नहीं होते। देखो माँ का प्यार जो है वो बच रहना चाहिए। कई समय जो है माँ के साथ बिताना चाहिए बच्चे को, माँ के साथ, बाप के साथ बिताना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता है तो एक इनसिक्योर फील हो जाता है, और वो भाव जो है, वो शोक का भाव जो है, भय का भाव है, वो वात की वृद्धि कर देता है, और ऐसे बच्चे चंचल होते हैं, स्थिरता कम होती है। तो ऐसे बच्चों में जो है ब्राह्मी घृत या फिर प्लेन ब्राह्मी चूर्ण, ऐसे इस प्रकार से मंद गुण की, स्थिर गुण की जो दवाइयाँ हैं, उसका प्रयोग रात में उदान काल में जो है शहद के साथ करो, नहीं तो घृत के साथ करो, ये देना चाहिए, ताकि वो स्तर जो है वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो करनी चाहिए। देखो शैया मूत्रता क्या है कि वात का काम क्या है कि मूत्र कब जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, ये जो कंट्रोल है, ये जो है वो अपान क्षेत्र में हो जाता है, अपान वायु करता है, ये कंट्रोल जब जाता है तब होता है ना। पर बच्चों में क्या होता है कि कभी कभार सपने ऐसे पड़ते हैं, और वो सपने में ही उठता है, और सपने में उठकर वो यूरिन पास करता है, और सच में वो क्या करता है, बेड पर ही पास करता है। ऐसे बहुत बार बच्चों में सपने पड़ते हैं। तो जल महाभूत के सपने, उनका जो वय है वो कफ का है, तो उस प्रकार के सपने पड़ते हैं। उनको मालूम रहता है कि यूरिन ये हुआ है, पर उनका जो मनोमय कोश में ही सब सृष्टि बनाता है, और एक्टिविटीज जो होनी चाहिए कि सच में उठना चाहिए और जाना चाहिए, तो ये नहीं होती। हाँ, तो ऐसे कई स्थूल बच्चे हैं, और इनमें अगर शैया मूत्रता है, हाँ, तो उनमें क्या करना है, वचा का चूर्ण का प्रयोग करना है। वचा से क्या होता है, अपनी नींद तो अच्छी लगती है, पर जब पेशाब का या फिर कोई वेग आता है तो जाग भी जल्दी आती है। ठीक है, तो ऐसी कुंभकर्ण जैसी नींद नहीं होती। हाँ, तो उस ऐसे अगर स्थूल बच्चे हो और इनमें शैया मूत्रता है, तो उनमें वचा का चाटन जो है वो देना है शहद के साथ। हाँ, तो इससे क्या हो जाएगा, बुद्धि उसकी जो है वो उसमें अग्नि तत्व बढ़ेगा, और वो जागरूक रहेगी। ठीक है। हाँ, वचा मीन्स जो वाणी अच्छी करती है, वाणी मीन्स जो मोटर सेंस अच्छे करते हैं, कि सेंसरी ब्लैडर भर गया, ये सेंस पता चलने के बाद उठना है, ये काम जो है वो वचा करती है। हाँ, और नींद अच्छी नहीं लग रही है और ये हो रहा है, उसका काम ब्राह्मी अच्छी करती है। तो उस प्रकार के स्थूलता हो तो वचा का प्रयोग करना है। बाकी जो चीज़ें है वो उस प्रकार से करनी है। ऐसे सभी एंगल से अगर देखा ये कर दिया जाए तो शैया मूत्रता ठीक होती है। बहुत बार उसका मुख्य कारण जो है वो कृमि होता है, और मानसिक चीज़ें रहती है वो होता है। तो वो कृमि के लिए मैंने जो बोला वो सिंपल प्रयोग, विडंग और गुड़, इनकी गोलियां देने की हफ्ते भर, और एक हफ्ते में एक बार विडंग एरेंडल तेल का प्रयोग करना है। तो कृमि पतन भी होता है, अपकर्षण भी होता है, कृमि पतन भी होता है, और प्रकृति विघात विघात भी होता है। हाँ, दूसरी बात, हाँ, अति अम्बुपान, ये बहुत कॉमन चीज़ें रहती है बच्चों में। हाँ, जब बार बार पानी पीने के लिए बोलते हैं, वो पहले बंद करना। हाँ, शाम को 6 बजे के बाद तो पानी पीना ही नहीं है, ऐसे बोलना उनको। हाँ, ताकि वो जो एंगल है वो भी बंद हो जाए और वो शैया मूत्रता रुक जाए। ऐसे सभी एंगल से अगर विचार किया जाए तो शैया मूत्रता जो है वो ठीक हो जाती है। हम्म ये हम कब देना हाँ है सर, वचा चूर्ण कब देना है? हाँ, रात को देना। हम्म अच्छा, ये तो भी बुद्धि रात में ही एक्टिव देना है रहती है, ब्राह्मण? नींद रहती है, नींद आती है, पर वो ऐसे नहीं आती कि यूरिन आ गया पता नहीं चला, ऐसी नींद नहीं आती। ठीक है, वो झट से उठ जाता है इंसान। हम्म मतलब ब्राह्मी घृत और हनी के साथ में ही दिया तो भी चलेगा वचा हाँ, चूर्ण? तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, पर देखो उसका चंचलत्व ज्यादा है। ठीक है, बच्चा पतला है, हाँ चंचलत्व ज्यादा है, हाँ तो हाँ। ब्राह्मी घृत हम्म। इसका प्रयोग करना है। ठीक है। हाँ, ओके। हाँ। चंचलत्व ज्यादा, इधर उधर देखता है, ये वो ऐसा रहता है, तो ब्राह्मी घृत का प्रयोग करना है। घृत क्यों देना है, क्योंकि घृत धी स्मृति धुति ये सब कुछ है। हाँ, कमर में क्या हम्म। बांधना है, कमर में काला धागा बांधते हैं, महाराष्ट्र में उसको कड़दोरा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं मुझे। तो वो जो है काला धागा बांधना, तो उससे क्या हो जाता है, वो कमर के नीचे की संवेदनाएं हैं वो अच्छी ये हो जाती है। हम्म और वेचा, वचा मीन्स वेखंड। वेखंड का प्रयोग करना है। हाँ, हमारे उत्तर तंत्र में दिया है उस प्रकार से। और उसमें क्या पूछा आपने। हाँ, तो जो पतला है, चंचल है, चल गुण अधिक्य है, ऐसी जो संप्राप्ति है उसमें घृत का प्रयोग करना। हाँ, ठीक है। पर बच्चे को इतना घृत नहीं देना कि उससे कफ वृद्धि हो और प्रतिशाय जैसी बीमारी हो। हाँ, उसका प्रयोग नित्य रहना चाहिए, अल्प मात्रा में रहना चाहिए। ठीक है। हम्म ओके तो सर। हाँ, तो उसमें ब्राह्मी घृत करना, और बच्चा स्थूल है, चंचल नहीं है, और शैया मूत्रता है, ऐसा है, और बाकी के कृमि की और ये सब चिकित्सा आपने कर दी, तो तो है, तो वचा वचा जो है वो शहद के साथ चटानी।
अब ये वचा जो है वो क्रोमिग्नेबी है, तो वो भी काम कर देती है, ठीक है। पर रात को कुछ भी होने के बाद जो जागने की जो ये है सेंस होने चाहिए, ये वचा से हो जाता है। ऐसा है। ओके। हम्म। और जैसे उम्र बढ़ती है और शैय्यामूत्रता दिखता है, उनमें जो है वो मांसपेशी का शैथिल्य ये कारण होता है। ठीक है। तो ये फिर ये इसकी जो संप्राप्तियां हैं वो प्रमेय से लगानी, ठीक है, वो शैथिल्य दूर करने के लिए शिलाजीत का प्रयोग और ये सब बाकी की जो चीजें वो करनी, ठीक है। पर बच्चों में यही, ओके, थैंक और हाँ 6 बजे के बाद पानी नहीं पीना, हाँ ये पहले उनको बोलना। यू। रात में 8 बजे खाना नहीं खाते वो लोग। खाने दो, बस पानी, देखो पानी पीना ही नहीं है, आयुर्वेद में ज़्यादा पानी पीना ही नहीं रहता, पहली बात। हाँ बच्चों में तो कम ही पानी पीना रहता है, क्योंकि उम्र ही कफ की है उनकी, है ना। तो जितना प्यास लगे उतना पानी पीना। एक्स्ट्रा जो देते हैं ना कि उसको वो नहीं पानी मांग रहा है और उससे जानबूझकर ग्लास उसके सामने दे, ये बहुत गलत बात है। वो नहीं देना। हाँ आप महाभूत बढ़ेगा कहाँ से, तो बाहर निकलेगा ही। उनकी वय कफ का है, तो निद्रा जो है उनमें बहुत अच्छी निद्रा रहती है, स्थिर गुण प्रधान निद्रा रहती है, बहुत ही स्थिर गुण प्रधान निद्रा रहती है। तो मैक्सिमम बच्चे जो है शय्यामूत्रता करते ही है। तो अगर पानी की क्वांटिटी भी शाम को 6 बजे से कम हो गई तो वो समस्या भी थोड़ी बहुत हल हो जाती है। ठीक है, हाँ। सामान्य विशेष सिद्धांत के आधार पर। दूसरी बात क्या करते लोग, डराते बच्चों की, देखो आज ये ऐसा हुआ, पेशाब हुआ तो देखो ऐसा नहीं, तुम कितने बड़े हो गए, ये हो गए। तो इससे और उनमें प्रेशर आ जाता है, प्रेशर आने के बाद और मानसिक संप्रप्तियां बढ़ती है और वो शय्यामुद्रता कर देते हैं बच्चे। तो ऐसे भी नहीं करना, ठीक है। उनको थोड़ी अच्छा लगता है शय्यामुद्रा करना, तो वो डराना भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पूछो, हाँ पूछते जाओ, को क्या जिनको जिनको कुछ पूछना है पूछो। नमस्ते सर। एक हेलो। एक 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 करके पूछो, पूछो। हाँ सर, मुझे एक जो किडनी स्टोन का पेशेंट्स रहते हैं उनके बारे में एक सवाल पूछना था। हम्म एक 8 लोगों की फैमिली है, हम्म उसमें से 5 लोगों को स्टोन की तकलीफ है। हम्म यानी 4 साल का बच्चे से लेके 60 साल का बूढ़ा, हम्म 60 साल की उम्र के आदमी को भी स्टोन की हम्म तकलीफ है, हम्म और उनमें रिकरेंस भी बहुत है। हम्म तो पहले बार वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन ये रिकरेंस किस वजह से हो सकता है, इसमें कैसे सोचना चाहिए। बच्चे को भी, उसमें से एक पेशेंट, हाँ, 4 साल के बोलो बच्चे बोलो। को अनडायबिटिक, उसको कुछ तकलीफ नहीं थी, हाँ हाँ लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ रहा था, तो हम्म, रेगुलर पेडियाट्रिशियन के पास लेके गए, तो हाँ उसको 4 साल की उम्र में हम्म, 7.6 mm का स्टोन था। हाँ वो ऑपरेशन से स्टोन उन्होंने निकाला, और हाँ फिर उसके बाद वो मेरे पास अलग रीजन के लिए ट्रीटमेंट के लिए हम्म, लेकर आए थे। बा तो फिर मैंने उनको एक बोला कि आप उसकी एक बार फिर से सोनोग्राफी करवा लीजिए हम्म कि वो रिकरेंस है क्या नहीं। तो हम्म, फिर से 6 महीने में उसको 6.8 mm का फिर से स्टोन आया। ओके, तो अभी वो ट्रीटमेंट से कम हो, उसका साइज कम हुआ है, हम्म, लेकिन ये रिकरेंस 4 साल के बच्चे में भी हुआ, अभी वो 6 बराबर, साल का है। हम्म और उनके जो ससुर जी है सबसे बड़े, हम्म उनको पहली 3-4 बार पथरी होके गई है, तो फिर हम्म, से इस महीने में उनको पथरी बार बार हो डिटेक्ट हो रही, गई। बार बार हो रही, हाँ, उनका एक दूसरा बेटा है जिनकी उम्र तकरीबन 38 to 40 years की है। हम्म उनका लास्ट ईयर दोनों किडनी में स्टोन था, वो हम्म हमारी दवाइयों से गिर गया। हम्म उनको मूत्रकृष्ण की तकलीफ थी। हम्म फिर हम्म, से अभी उनको भी, हाँ अभी सुनो, उनको तो पूरी दवाई चालू थी साल भर में, कि उनको हम्म शुगर चालू था, हम्म घृतोपान था, बस्ती हम्म करवा ली थी। हम्म, फिर भी अभी उनको रिकरेंट, कल उनका हाँ सोनोग्राफी किया, दर्द हो रहा था, तो उनको भी दोनों किडनी में उल्काश्मरी है। हाँ तो ठीक है, इसमें रिकरेंस में और चिकित्सा में कैसे बताता हूँ विचार करना है। बताता हूँ मैं, हाँ। तो कई फैमिलियों में एक बीमारी या हर एक को वही बीमारी रहती है। अब बीमारी अगर छोटी मोटी हो तो कुछ इतना ये नहीं होता, पर ऐसे स्टोन जैसी हो जाती है तो फिर दिक्कत आती है कितनी बार ऑपरेशन करना। अब ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा होता है, ये बीज दृष्टि के कारण होता है। हाँ पहले से ही उनमें कुछ अनुवंशिकता ऐसी रहती है कि वृक्क जो है वो उस प्रकार से रहते हैं और बार बार मूत्राशमरी होने की शक्यताएं बढ़ती है। हाँ अब इसमें क्या क्या विचार करना ये बताता हूँ। ये ऐसे अगर हमने सोच लिया कि ये गर्भ से ही उसमें ऐसी विकृतियां आ रही है, तो हमें जो मासानुमासिक जो द्रव्य है उसमें जो मूत्राशमरी के लिए जो द्रव्य है उसमें कौन से द्रव्य है, तो रिंगणी कंटकारी, हाँ
एरंडमूल, गन्ने का रूट जो रहता है, इक्षुमूल, ये, ऐसी कई दवाइयाँ आई है जो उसमें आई है, कहाँ, मासानुमासिक में, ठीक है, वाग्भटाचार्य में, ठीक है। तो वो दवाइयाँ जो है उनका हमारे पास ऐसी केस आई थी, तो वो दवाइयाँ है उनका क्वाथ पहले शुरू करना, ठीक है, जो मूत्राशमरी में आई है और वो दवाइयाँ मासानुमासिक में आई है वो एक, उनका क्वाथ चालू करना। और दूसरी बात जो है, ये वृक्क किस प्रकार से बनता है, तो वो मेद, शोणित मेद प्रसादात वृक्क है ना। तो हमें शोणित और मेद म्हणजे रक्तपाचक और मेदपाचक, ये दो जो दवाइयाँ हैं वो ये जो है औषध तो चालू करने की, ये करना, ये दो हम कर सकते हैं। दूसरी बात, बस्ती शोधन करके जहाँ जहाँ आया है, क्लास ग्रंथों में, क्या क्या आया है, उष्णदक आप पढ़ोगे तो उष्णदक में भी क्या बोला है, वो दीपनम, पाचनम, और क्या बोला है, कंठ्यम और बस्ती शोधनम आया है। तो उन्होंने हर उसके फैमिली के हर मेंबर ने, कभी भी ठंडा पानी पीना नहीं है, उन्होंने क्या पीना है, गर्म जल ही पीना है, गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी या फिर गर्म जल वही पीना है। और जहाँ जहाँ बस्ती शोधन ऐसे करके जो द्रव्य आए हैं, तो इसमें आया है, किसमें, अजामोदा में आया है, तो अजामोदा का प्रयोग करो। तो उनमें ऐसी चीज़ें, ऐसी जो कुछ दिन में जो कुछ वो खाते हैं पीते हैं, उनमें उस प्रकार का आहार विहार चालू करो। अजामोदा का सेवन होना चाहिए, गर्म पानी का सेवन होना चाहिए, फाणित जो मिलता है, उसका थोड़ा बहुत सेवन होना चाहिए। तो ये जो है ऐसे अगर करोगे तो अगली जनरेशन में जो है वो मूत्राशमरी होने की शक्यताएं बहुत कम होगी। नित्य अभ्यंग होना चाहिए, क्यों, क्योंकि क्लेद बढ़ेगा, मूत्र अच्छा होगा, फिर अश्मरी भी होने, अश्मरी किससे होता है, वात वृद्धि के कारण होता है, उदावृत के कारण होता है, फिर वो मूत्र सुखाता है और अश्मरी हो जाते हैं। तो अब देखो फैमिली में कई मेंबर ऐसे हैं, कईयों को होता है पर कईयों को कुछ हेतु भी है, कईयों को होता है, कईयों को हेतु भी नहीं है, जिनके हेतु है उनके हेतु बंद करने, नित्य अभ्यंग करना और ये सब चीज़ें करना। बस्ती का प्रयोग अगर बड़े हैं तो बस्ती का प्रयोग उनको चालू करो, और बच्चों को जो है वो मासान मासिक मैंने बोला उस प्रकार से, एरंडमूल है, रिंगणी, कंटकारी है, गोक्षूर है, गन्ने का ये है, क्या है, मूल है, इसका प्रयोग मासान मासिक में आया है, जो बच्चे के प्रथम मास में, द्वितीय मास में, तृतीय मास में, चतुर्थ मास में, पंचम मास में से लेकर नवम 10 मास तक जो क्वाथ बनाते उनमें जो जो है वो द्रव्य जो है वो चालू करने एक टाइम क्वाथूस का। तो ऐसे करोगे तो काफ़ी हद तक हम जो है ये अनुवंशिकता और ये इस पर हम ये कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। और सर इसमें एक जो पेशेंट है उसको मूत्रकृष्ण की तकलीफ थी, सदाह सशुल्क मूत्र प्रवर्तन होता था, तो उनके हिस्ट्री में ऐसा था कि ये तकलीफ के लिए मॉडर्न डायग्नोसिस में जब प्रोब इंसर्ट किया तो वहां की स्किन निकल गई, वो प्रोब निकालते समय तो छोटी सी हल्की ऊन हो गई थी। तो वो 1 साल से मेरे पास ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उनके हेतु में अजीर्णाशय और बहुत यानी दिन में 3-4 बार खाना, ये तो हेतु थे, अत्यंगुपान हेतु था। तो अभी वो सब हेतु बंद कर दिए 1 साल से। मूत्रकोश की तकलीफ तो बहुत कम हो गई है, लेकिन उनका जो सोनोग्राफी का रिपोर्ट था उसमें माइल्ड कोलाइटिस ऐसे आया था, और उनको वो थोड़ी सी तकलीफ है कि गैस डिस्टेंशन बहुत होता है, कितनी भी दवाइयां दो, और वो जब गैस छूट जाता है तो मूत्र की प्रवर्तन की जो जो तकलीफें हैं वो भी कम हो जाती है, और उनको पेट दर्द भी कम हो जाता है। बराबर। अगर इनमें तो ग्रहणी दृष्टि है, ये हमें पता चलता है हेतु के वजह से और बहुत सी चीजों से, और उनका सत्व भी बहुत थोड़ा सा एकदम हीन सत्व नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा सा सत्व कम है, और उनमें अगर ग्रहणी दृष्टि भी है और अभी स्टोन का रिकरेंस भी है, तो ये उनका अग्नि अच्छा हो, ये ग्रहणी की तकलीफ कम हो, तो इसमें कैसे वो स्पेसिफिक पेशेंट में कैसे सोचना चाहिए? देखो जिनमें पित्ताश्मरी के लक्षण दिखते हैं उस प्रकार में उनमें गोक्षूर, कंटकारी इनका प्रयोग करना है, ठीक है। जिनमें वाताश्मरी जैसे लक्षण दिखते हैं उसमें वरुणादि कषाय इसका प्रयोग करना है, ठीक है। तो दोषों के अनुसार तो करना ही है, पर जो अनुवंशिकता है, जो अनुषंग जो उनमें चला आ रहा है फैमिली टू फैमिली, वो दूर करने के लिए हमें वो उस प्रकार से दिनचर्या में बदल करनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है। अनुवंशिकता कैसे रहती है, अगर प्रमेह, अगर किसी के पिताजी को प्रमेह है और वो 60-50 साल में डायग्नोस हुआ, अब उसके बच्चे ने खान पान छोड़ दिया, 2 बच्चे हैं उसके,
और एक ने क्या किया, अव्यायाम किया, उसकी संतर्पणजन्य दिनचर्या थी, गलत दिनचर्या थी एक बच्चे की, तो उसको जो है वो 40 साल में जो है वो प्रमेय डायग्नोस हो जाएगा, प्रमेय पता चल जाएगा। और दूसरा बच्चा है जो व्यायाम करता है, नित्य से जो कुछ चीज़ें हैं, दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सब पालन करता है, शोधन करता है, उसको जो है प्रमेय होने की शक्यता है 50 के ऊपर, 60 तक रहेगी। और उसके बच्चे को, जिसने दिनचर्या उसके बच्चे को जो है प्रमेय होने की शक्यता है ना के बराबर होगी। तो अनुवंशिकता जाती है, इस प्रकार का ये करना चाहिए, ऐसा उनको बोलना है। अगर आपके पूरे फैमिली में मूत्राशमरी हो रहा है तो इस प्रकार का आहार विहार आप में रहना चाहिए। आपके सभी फैमिली मेंबर को, उनके उनके जो फैमिली मेंबर है उनको वेगावरोध नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का ये देना चाहिए आपको, ठीक है। जिनको जिनको पित्ताशमरी है, पित्तज मूत्रकुच्च जैसे लक्षण हैं, उनको अवपीड़क स्नेह जो है वो देना चाहिए। हाँ, घृत का सेवन जो है वो करना चाहिए, अनुलोम का प्रयोग है वो करना चाहिए, बड़े लोगों को बस्ती का प्रयोग जो है वो करना चाहिए। इस प्रकार से अगर उन्होंने किया, दिनचर्या फॉलो किया, उस प्रकार से सब खान पान किया, तो जो है अगली पीढ़ी में जो है वो मूत्राशमरी की शक्यताएं काफी हद तक कम हो जाएगी, ठीक है। धन्यवाद सर। ओके, धन्यवाद समझ में आ सर। रहा है। हाँ, तो ये बाकी की चीजें उनको हाँ, आहार विहार में करनी ही चाहिए, ठीक है। वो खाना खाने से खाना खा रहे बाद में नहा रहे, गलत बात है, ऐसे होना नहीं चाहिए। अपान में जो जो विकृतियां होने वाली है वो उनको पहले टालनी चाहिए। हाँ, वेगावरोध होना नहीं चाहिए। कईयों को सहज अर्श रहता है, उससे उदावर्तित वात होता है और मूत्राशमरी घरणी जैसी लक्षण दिखते हैं। सहज अर्श जैसी अगर हिस्ट्री दिख रही है, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो उनको नित्य अनुलोमन के लिए कोई चीजें देनी चाहिए। सुरण जैसी चीजें जो है वो नित्य उनके खाने में रहनी चाहिए, अल्प मात्रा में। ऐसे अगर हम करेंगे तो जो है वो चीजें हल हो जाएगी। हम्म हम्म बोलो। नमस्ते सर. हाँ, अम, बोला। सर मम्स मध्ये आपण काय विचार केला पाहिजे? कशामध्ये? मम्स सर, आपण गालफुगी म्हणतो ना, हाँ सलायवरी हाँ ग्लँड्सच्या हाँ याला हाँ स्वेलिंग होतं हाँ हाँ किंवा हाँ, बच्चों में जो है वो जो शोथ है वो कफ के कारण आता है, ऐसे बोला है। तो उसमें जो है बाहर से शुंठी का प्रयोग, लेपन करना, शुंठी नहीं तो हरिद्रा का लेपन करना, और पेट में उसी प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करना, ये जो है इससे हो जाता है, ठीक है। ओके सर. हम्म, म्हणजे फक्त शोथक आणि जे हाँ, कुछ जरूरत नहीं रहती। सिस्टमॅटिक. हाँ, हाँ. मैक्सिमम पहले प्रतिशय से शुरुआत होता है, और फिर प्रतिशय जाता है, फिर थोड़ी लिम्फेटिक नोड बढ़ जाता है, और ये सब आ जाता है। हम्म तो क्या हाँ. करना, सिर्फ हरिद्रा, शुंठी, इनका प्रयोग बाहर से लगाना और पेट में उस प्रकार की द्रव्य देना। हाँ, शुंठी देना, बेहड़ा देना, हरिद्रा देना, इस प्रकार का चाटन देना, तो इससे वो कम हो जाता है। हाँ, कभी कभार एक जगह का कम हो गया तो दूसरी जगह आ जाता है। तो अगर थोड़ी जगह, दूसरी जगह, दूसरे साइड में भी लग रहा है तो दोनों साइड में लेप लगाना। हाँ, तो 3-4 दिन लगती ही है, झट से एक दिन में नहीं होता कब। ओके सर. हाँ. हाँ, और एक थँक्यू. ऐसा जो हनु कि जहाँ शोथ ऐसा एक वर्णन आया है, ये एक ज्वर के अरिष्ट में आया है ना। ये एक रेयर है कि उस समय दिखता है कि ज्वर का पेशेंट रहता है आईसीयू में और वहाँ उस प्रकार की सूजन आती है और वो मर जाता है। एक अरिष्ट सूचक लक्षण भी इस प्रकार का दिखता है। हाँ, ओके सर. थँक्यू सर. कुछ हेलो, नमस्कार सर. नमस्कार, कुछ 49 ईयर फीमेल पेशेंट है. एक मिनट, एक मिनट मैं लिख कंप्लेंट लेता अशी हूँ। 49 क्या है? फीमेल? 9 ईयर फीमेल पेशेंट है. हम्म दोनों जानिब संधि में शोथ और शूल ऐसा उन्होंने को तकलीफ है. और हम्म टिपिकल जैसे वातपूर्ण द्युति स्पर्श ऐसा जो कंप्लेंट बताते हैं वैसी हम्म कंप्लेंट है. हम्म और उनको मॉर्निंग में स्टिफनेस रहता है, काम करने के बाद में अच्छा लगता है. हम्म लेकिन सर एक्सरे में फाइंडिंग ऐसी आई है उनको कि हम्म बहुत ज्यादा वेरस डिफॉर्मिटी दोनों इसमें, हाँ, जो अलाइनमेंट है वो बहुत बिगड़ गया है और जॉइंट स्पेस बहुत ज्यादा हो गया है. तो वो हम्म ऑपरेट करने के लिए उनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया. हम्म और उनके हेतु में पूरे संतर्पणजन्य अजीर्ण, जैसे कि हम्म चपाती रोटी खाना, घर में हम्म सोना, ऐसे वगैरह. हम्म पित्त प्रधान वृत्ति की महिला है वो. हम्म तो सर ऐसे में पंचकर्मा और बाकी इसमें मैंने दवा दिया है उन्हें, हम्म लेकिन उनको उतना ज्यादा रिलीफ नहीं है. तो हम्म पंचकर्म के लिए मैंने ऑप्ट किया है उनको. हाँ, देखो तो क्या होता हाँ. है कभी कभार, देखो ये सिंपल है, कई कभार क्या होता है
रुग्ण में जानुसंधि, जानुशोथ इस प्रकार के लक्षण है। हाँ, चलने के बाद जो है वो अच्छा लगता है, इसका मतलब क्या है? अवरोधजन्य संप्राप्ति है। ठीक है। हाँ, बैठने के बाद जो है, सुबह उठने के बाद थोड़ा स्तंभ रहता है। ठीक है। तो एक तो ये आमावृत्त रहता है, कफावृत्त रहता है, इस प्रकार से कोई तो आवृत्त रहता है। और उनमें भी क्या रहता है कि उनकी जो दिनचर्या है वो इस प्रकार की अलग रहती है, गलत रहती है, और गलत दिनचर्या के कारण आम निर्मिति भी रहती है और बाकी की चीज़ें भी रहती है। तो पहली बात जो है, सिर्फ वो हड्डी पर हड्डी का विचार करना, वहाँ तेल लगाना, इससे काफ़ी हद तक नहीं फर्क पड़ता। हाँ, जब तक आप उसकी अध्यशन नहीं बंद करते, जब तक आप उसका अजीर्णाशन नहीं बंद करते, जब तक आप उसका अग्नि अच्छा नहीं करते, तब तक बहुत से इसमें काम ही नहीं होता। क्योंकि दवाइयाँ जो है ऐसे आमाशय में गिर जाती है जहाँ पूर्ण आम्ललिप्त है आमाशय। ठीक है ना। वो रोज अजीर्णाशन करेगी, आप रोज कोई तो गुगुल दोगे, कहाँ पचन होगा? वो नहीं पचन होगा। कई बार तो ऐसे के ऐसे गुगुल की गोलियां मल से निकल जाती हैं। ठीक है। तो पहले क्या करना, कभी भी आपको पाचन अच्छा करना। हाँ, शुंठ दे दो, रसपाचक दे दो, आपको जो वहाँ युक्ति प्रमाण से दिख रहा है उसका उसके अनुसार पाचन दे दो, अच्छा अग्नि है ये होने दो। फिर अंदर जो पेट में जो है, अगर हड्डियों की झीझ बहुत दिख रही है, कट कट आवाज़ आ रहा है, इस प्रकार से कुछ दिख रहा है, तो घृतक खाने में जो है घृतक का प्रयोग करो। दूसरी बात क्या करना है कि तेल लगाने समय कौन सा तेल लगाना है वो निर्धारित करना। हाँ, आप तेल दे रहे होगे, पर दिन में 2-3 बार इस प्रकार से तेल देना और वो सेकना, ऐसे उनको बोलना। ठीक है। दूसरी बात, हाँ, दूसरी बात जो है नाड़ी स्वेद। हाँ, नाड़ी स्वेद के लिए उनको बुलाओ, नहीं तो घर में उनको सेक देने के लिए बोलो। तो ऐसे करोगे तो वात की संप्राप्तियां जो है वो कम होगी। अनलेस एंड अनटिल आप उसका दीपन पाचन अच्छा होना चाहिए पेट में। डायरेक्ट ये गोगरो योगराज गुगुर दो, डायरेक्ट ये करो वो करो, ऐसे मत करो। पहला उसका अग्नि दीपन करो, पाचन अच्छा होना चाहिए। जो खा रही है आहार, उसका अच्छा आहार रस होने दो, रस धातु अच्छा होने दो, रक्त धातु अच्छा होने दो। वही रक्त धातु है, वो सभी धातुओं को सप्लाई करने वाला है, सभी धातुओं को बल बढ़ाने वाला है। इसका मतलब वो अस्थि का भी बल बढ़ाने वाला है। अगर अच्छा रक्त धातु हो तो खराब रक्त धातु होगा तो अस्थि का भी बल कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये पहले काम करना। हाँ, बाद में जो है वो बाकी की चीजें करना। ऐसे करोगे तो रिजल्ट मिलता है, ऑपरेशन करने की कुछ जरूरत नहीं रहती, रेडियोलॉजिकल चेंजेस भी ठीक होने लगते हैं। दूसरी बात, घुटनों पर लेप लगाना। हाँ, ये भी एक देना। जिनमें जिनमें ऐसा लग रहा है कि स्तंभ है, आवृतत्व है, और सेकने के बाद, गर्म सेकने के बाद अच्छा लग रहा है, उनमें गर्म जो लेप है, जिसमें शुंठी है, वचा है, निर्गुंडी है, ये जो देवदार है, ये जो लेप है वो लगाने के लिए देना उनको कभी भी। हाँ, लेप से क्या हो जाता है, वहाँ के स्रोत से जो है उसमें आम पाचन हो जाता है, जो लीन रहता है उसमें आम पाचन होता है। आम पाचन होने के बाद स्रोत से अच्छी होने लगती है। स्रोत से अच्छी होने के बाद वहाँ आपके अस्थि जो है उसका उसकी जो जितनी फ्रिक्शन हुआ है, जितने उसमें क्षय हुआ है, वो क्षय भरने लगता है जब आप तेल लगाते हो, जब आप अंदर से दवाइयाँ देते हो, है ना। तो ये भी चालू करना। ऐसे करोगे तो वो घुटने की बीमारी ठीक होती है, ऑपरेशन भी टल जाता है। ठीक है। कभी भी कोई भी बीमारी हो, उसका अग्नि अच्छा है क्या, ये पहला देखो पेट का। हाँ, अग्नि अच्छा नहीं है तो कितना भी आप बड़ा बड़ा काम कर लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी दवाइयाँ पेट में पड़ने वाली है। तो अग्नि पहला अच्छा होना चाहिए। वो पेशेंट बोल रहा है मुझे हजम ही नहीं होता, मुझे ये नहीं होता, और हम अगर दशमूलारिष्ट दे रहे हैं, दशमूल दे रहे हैं, योगराज दे रहे हैं, तो कुछ फायदा नहीं है। हाँ, वो दवाइयों का भी अजीर्ण हो जाता है। ऐसा है। ठीक है। चलो आगे। सर नमस्ते। सर नमस्ते। 33 इयर्स मेल है, वो भी मुस्लिम पेशेंट है। क्यों मुस्लिम बोला? क्योंकि उनका जो खान पान का रहता है, डेली नॉनवेज वगैरह रहता है। ही वाज डायग्नोस्ड विथ GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। उनको अर्टिकेरिया है, अग्नि बहुत ही मंद है, और ट्रीटमेंट ले चुके हैं वो। अभी कौन सा भी ट्रीटमेंट से उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। उनको माउथ अभी कंप्लेंट्स क्या है, बिल्कुल भूख नहीं लगता है, और माउथ ड्राइनेस से कुछ बिटर टेस्ट लगता है, ऑयली स्मेल फील होता है, गैस्ट्राइटिस जैसा हो जाता है। उनको टट्टी डकार आते ही रहता है, उनको बर्पिंग कंटिन्यूअसली। अगर बर्पिंग स्टॉप हो जाता है तो उनको सांस लेने में तकलीफ हो जाता है। क्या होता है? सांस ढेकर लेने में नहीं, तकलीफ होता है, इसके पहले ब्रीथिंग क्या में बोला? प्रॉब्लम। सॉरी ढकार सर। ढकार कैसे आते हैं उनको? उनको एक स्मेल जैसा आ जाता है, पूरा ऑयली स्मेल आता है, हाँ। और खट्टा आता है उनको। हम्म हम्म
ऐसा पुढे. कंडीशन में उनको कैसा स्टार्ट करे? हाँ, तो ये देखो, आहार का पालन नहीं करना, हाँ, मीन्स आहारचर्या नहीं पालन करना, इसका ये उदाहरण रहता है. उसको पहले स्टार्ट में ही बोलना कि ये सब बंद करना है. अगर पेशेंट बोलेगा कि नहीं मैं बंद कर सकता हूँ, तो ट्रीटमेंट नहीं देनी है, पहली बात. हाँ, उनको पहले पेशेंट को पहले समझाना है कि दवाइयों से अगर इंसान ठीक होता तो बीमारियां नहीं रहती आजकल, है ना, क्योंकि हर दर्द की दवा है अभी, है ना, पर ऐसे नहीं होता. खान पान बदलना पड़ता है. वो अगर रोज बराबर से उसकी दिनचर्या करेगा, मतलब क्या, रोज सुबह नहाएगा, उसके बाद भूख लगने के बाद नाश्ता करेगा, नाश्ते में सिंपल चीज़ें लेगा, नहीं तो खाना खाएगा, फल सब्जी खाएगा, तीखी नहीं, गरम नहीं, ऐसी कोई सब्जी खाएगा, थोड़ा फार घृत का सेवन करेगा, तो बहुत सी चीज़ें जो है वो लंघन साध्य है. हाँ, बहुत सी बीमारियां जो है वो लंघन साध्य है. हर टाइम दवाइयाँ ही देनी पड़ती है ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, खान पान में बदलाव किया तो भी शरीर जो है बराबर से दवाई, जो बीमारी है वो ठीक करने की क्षमता शरीर में है. ठीक है. तो जिनमें Yes. जिनमें ऐसी ऐसी है कि खान पान से दिख रहा है आपको, हाँ, लाइफस्टाइल से दिख रहा है, तो लाइफस्टाइल चेंज करना ये दवाई है, ये पथ्य नहीं, ये दवाई है. ठीक है. तो वो उनको बोलना, उनमें ही पेशेंट ठीक हो जाता है. और वो ठीक होने के बाद उनके हेतु देखो कि गुरु, स्निग्ध, उष्ण, ऐसे हेतु, मांसाहार सेवन ऐसे ज़्यादा है. तो आपको जो है ये सभी हेतु जो है वो रसदुष्टि, रक्तदुष्टि ऐसे करने वाले हेतु रहते हैं. तो उसके बाद वो जब आहार विहार चेंज करेगा तो रसपाचक, रक्तपाचक ये दोनों चालू रखो. इससे क्या होगा, धीरे धीरे उसकी अग्नि बढ़ेगी, भूख लगेगी, वो अच्छा खाना खाएगा, अच्छा रस धातु तैयार होगा, अच्छा रक्त धातु तैयार होगा, और उत्तरोत्तर धातु अच्छे होंगे, और ऐसे ही वो इंसान जो है वो ठीक हो जाएगा. फिर भी नहीं हुआ 10-15 दिन में, तो कौन से लक्षण है उसके अनुसार निदान करके व्याधि का ये करो और ट्रीटमेंट दो. हाँ, पर कई बार जरूरत नहीं पड़ती. हमने दवाइयाँ दी है ऐसे करके ही रसपाचक और रक्तपाचक चलाने. हाँ, ठीक है. अगर उस प्रकार के रक्तदुष्टिजन्य, रसदुष्टिजन्य आहार विहार हो तो, रसदुष्टिजन्य हो तो रसपाचक ये करना. ठीक है. और उसमें ही जो है वो चीज़ें ठीक हो जाती है, गुरुता जाती है, आलस्य जाता है, जड़त्व जाता है, लालास्राव जाता है, स्थैमित्य जाता है. ये सभी चीज़ें जो है वो लंघन साध्य है. ये लंघन से ही साध्य होती है. आपको शुंठी भी देने की जरूरत नहीं रहती. लंघन मीन्स क्या, लंघन मीन्स पूरा निराहार नहीं, लंघन मीन्स अल्पाहार करना. ठीक है. इतना आहार कि अग्नि वो आहार अच्छे से अच्छा पचा पाए, आधी चपाती ठीक काफी है, ऐसा. वो कर रहा है सर अभी. हाँ. 6 मंथ से थोड़ा सा ट्रैक पे है. वो क्या फिर भी करते उनका लोग, कोई लोग रहते जरा ठीक होने लगने के बाद फिर वापस से नॉनवेज खाना लगते हैं कि या फिर जड़ आहार खाना लगते चालू कर देते हैं. ऐसा नहीं करना है उनको, बोलना. ठीक है. हाँ, उसका हैबिट्स भी है सर, स्मोकिंग और हाँ, ड्रिंकिंग है रहते ही है. और सोना, ऑटो ड्राइवर है. हाँ, हाँ, मुख शुष्कता ये लक्षण जो है वो पित्त के उष्ण तीक्ष्ण गुण से कारण होता है. हाँ, इन्होंने लिखा है ना. तो मुख शुष्कता अगर हो रही है इस प्रकार से है, तो वो देखने के ना, पित्त प्रकोपक आहार विहार जब रुग्ण लेता है और बाद में सब कुछ बंद करता है, तो वो एक शरीर में उष्णता जो है बनी रहती है, और वो उष्णता कफक्षय करती है, या फिर पित्त वृद्धि, उष्ण गुण के कारण पित्त वृद्धि करती है, और पिपासा ज़्यादा लगती है, मुख शुष्कता ज़्यादा लगती है. तो रक्तपाचक जैसे चालू करते जाओगे वैसे वो मुख शुष्कता भी कम हो जाती है. ऐसा है. ओके. थैंक यू सर. ओके. और एक है, कंटिन्यूसली मेरे बड़े पापा के ही है, कंटिन्यूसली लालास्राव इतना होता है कि उनका जो हाँ. हैंड जो रहता है ना, वो पूरा वेट हो जाता है. हाँ, तो उनको क्या करना है, हाँ, जाओ पानी दे उन जाओ. शुंठी का चूर्ण जो है वो रोज खाना खाने के बाद चालू करना. तो ये अजीर्ण का ये होता है, जब खाना अच्छा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है ना, कफत ज्वर में जो आता है उस प्रकार से, तो शुंठी चालू करना. ठीक है. ओके. कम हो जाएगा ना सर. थैंक यू. चलो आगे. और एक केस कोई है, वो केस बताता हूँ. हेलो. एक मिनट, मैसेज आया उनका, पहले केस लेंगे. ओके सर. ग्रुप में भेजी थी ना. दुग्धजन्य पदार्थ की एलर्जी है. हाँ, तो अब इधर ही केस पूछो मुझे. हाँ, तो क्या है, हाँ,
इसका मैं केस नहीं बताता हूँ, एक कॉमन आपको बताता हूँ कि एलर्जी मतलब होता क्या है एक्चुअल में। किसी भी चीज़ की एलर्जी आप जब बोलते हैं ना, और सेट्रिजिन लेकर वो आगे गाड़ी चलाते हैं, तो एलर्जी मतलब क्या होता है कि शरीर में जो कुछ है, कभी कभार संचित दोष रहते हैं तो वो संचित रहते हैं, वो व्याधिकरत्व उनमें नहीं रहता और वो संचित अवस्था में रहते हैं, और अगर उसमें उनको काल प्रकर्ष से कुछ मिल गया तो क्या होता है, वो व्याधिकर होते हैं और उसको हम कभी कभार एलर्जी बोलते हैं। तो अगर ऐसे इस प्रकार से संचित दोष है तो उस प्रकार का आहार विहार चेंज करके जो है वो दोषों को कम करना चाहिए। हाँ मतलब क्या, देखो कभी कभार लोग क्या करते हैं कि बाबा तीखा विखा बहुत खाते हैं, बहुत तीखा आचार विचार खाते हैं, और फिर क्या हो जाता है, पित्त जो है संचित अवस्था में रहता है, और कई चीज़ों से वो क्या होता है, प्रकोप अवस्था में नहीं जाता। ठीक है, कई ऐसी चीज़ें शरीर में घटती है नित्य उसके आहार विहार में, तो वो प्रकोप अवस्था में नहीं जाता। पर वो तीक्ष्ण उष्ण गुण से बड़ा हुआ पित्त, द्रव गुण से बड़ा हुआ पित्त, कभी उसको कोई पदार्थ खाया उसने, हाँ कोई ऐसा पित्त प्रकोपी पदार्थ खाया या फिर मद्य पिया, तो क्या हो जाता है, पूरे शरीर पर वो पित्त की ये उठ जाता है, आरक्त वर्णता आ जाती है, और वो इंसान बोलता है अरे मुझे ना मद्य की एलर्जी है, अरे मुझे ना ये दवाई की एलर्जी है, अरे मुझे ना शिगरू की एलर्जी है, अरे मुझे ना इसकी एलर्जी है, और वो चालू रहता है उसका। फिर अगले टाइम कभी भी ऐसा कुछ खाया तो उसको मालूम रहता है कि मुझे इसकी एलर्जी है, पहले से संचित दोष रहते हैं, वो खाया तो झट से वो बीमारियां आती है, पहले से ही उसने वो कल्पना की रहती कि मुझे ऐसा कुछ होगा क्योंकि उस समय हुआ था, और ये एलर्जी है वो कंटिन्यू रह जाती है। हाँ तो एलर्जी वो नहीं रहती, वो संचित दोष रहते हैं, उनको वार्षिक वसंत ऋतु में वमन करना, हाँ अक्टूबर शरद ऋतु में उसका विरेचन करना, हाँ ये सब करना चाहिए। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा जो होता है वो लीन दोष रहते हैं। लीन दोष मीन्स क्या, कि ऐसे दोष रहते हैं कि अचल अवस्था में रहते हैं, संचित दोष जैसे ही, पर बहुत कम क्वांटिटी में रहते हैं, लीन अवस्था में रहते हैं, उनको भी कुछ हेतु मिल गया, कुछ काल प्रकर्ष मिल गया, तो वो लीन अवस्था के दोष जो है वो चय अवस्था में, प्रकोप अवस्था में पहुंच जाते हैं, और एलर्जी जैसा आरक्त वर्णीय पीठिका या फिर ब्ला कोई भी एलर्जी रैशेज विशेष निर्माण कर देते हैं। संचित दोषों के लिए क्या करना है, शास्त्रकारों ने बोला है शास्त्रोक्त शोधन करना है। तो ऐसे ऐसे एलर्जी के जब पेशेंट रहते हैं उनमें आपको क्या करना है, एक तो वसंत में वमन करो, अक्टूबर हिट में विरेचन करो, हाँ जो कुछ करना है वो शोधन करो। तीसरी बात क्या रहता है, कई लोगों में सारता कई धातुओं की कम रहती है बचपन से ही, हाँ तो रक्त सारता जिनकी कम रहती है उनको बार बार स्किन की एलर्जी, ये एलर्जी वो एलर्जी ऐसी होती है। इनमें हम सारता बढ़ाने के लिए, धातु का बल बढ़ाने के लिए, वो धातु अच्छा रहना चाहिए, उस प्रकार का आहार विहार उन पेशेंट को बोलना चाहिए। रक्त धातु दुष्ट होना नहीं चाहिए, ये उनको बताना चाहिए कि आपके शरीर में ये धातु जो है वो इस प्रकार से इतना बलवान नहीं है कि आप अगर ये चीज़ें खाएंगे तो पचा पाओगे ही, नहीं तो ये चीज़ें खाओगे और कुछ भी नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। हाँ ये चीज़ें जो है आपको तकलीफ देगी, उस प्रकार की सारता अगर है पेशेंट को तो उस प्रकार से बोलना है। कईयों में अस्थि सारता ही कम रहती है तो जल्दी हड्डियाँ ये हो जाती है, हाँ उसमें ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस जल्दी दिखते हैं, ये कुछ बाकी कुछ चीज़ें वो सब देती है। तो उस अगर ऐसे अस्थि सारता कम है तो नित्य अभ्यंग उस पेशेंट का होना चाहिए, ये आपका काम है बोलना। हाँ रक्त सारका जिनकी कम है उनमें आपको बोलना है कि इस प्रकार का आहार विहार होना चाहिए। हाँ मद्यपान करना, हाँ अम्ल सेवन करना, लवण सेवन करना, ये जो है वो बंद होना चाहिए। हाँ तो रक्त धातु अच्छा होगा और एलर्जिक जो है वो चीज़ें नहीं होंगी। तीसरी जो चीज़ है एलर्जी में, चौथी चीज़ जो है वो विष का विचार करना। देखो कोई भी चीज़ खाने के बाद झट से कुछ रैशेस आते हैं, ये आशुकारिता दो चीज़ों से होती है, एक तो वात से होती है, नहीं तो पित्त से होती है। ठीक है ना, आशुकारित्व जो है वो वात से नहीं तो पित्त से। ऐसे झट से जो एलर्जी जिसमें आती है कोई भी चीज़ से, ठीक है, चाहे वो कुछ नक लगा तो झट से एकदम कुछ एलर्जी आ गई, चाहे कोई उन्होंने कुछ केस बोली है ना, क्या उसमें चाय के क्या होता है, उस बच्चे को देखता हूँ, ठीक है रहने दो, ग्रुप में है वो तो चाय कुछ पिया या फिर चाय का ये हुआ तो एलर्जी होती है। तो ये जो आशुकारिता है ये दो चीज़ों से होती है, ये पित्त से और वात से। तो उस प्रकार से उन दोषों का विचार करके चिकित्साएं चालू करनी रहती है। ठीक है, तो ये भी देखो कि एलर्जी दोषानुरूप भी देखनी,
ठीक है। अगर मंद गुण की एलर्जी है, आज खाया और 2 दिन के बाद वो एलर्जी दिख रही है, या फिर सुबह हुआ कुछ कुछ चीजें हुई और रात को एलर्जी दिख रही है, ऐसा कुछ हुआ तो कफदोष का विचार करना है। तो ये देखना है। दूसरा विष का विचार करना है, जो मैंने बोला। हाँ, तो विषग्न द्रव्य मुख्य 4 द्रव्य, हाँ, शिरीष, चंदन, वाड़ा मीन्स उशीर और हरिद्रा। हाँ, इसको हमने विषग्न योग करके बनाया है। तो ये विषग्न योग अगर चालू किया तो विष से उत्पन्न एलर्जी ऐसा कुछ है। कईयों का शरीर किसी एक चीज को विष मानता है, विषवत मानता है। अब ये शरीर का जो है वो स्वभाव है, ठीक है ना, हर एक का स्वभाव रहता है, शरीर का स्वभाव है। तो कईयों का शरीर एक को असात्म ही मानता है। हाँ, इसका वर्णन असात्म्य और सात्म्य का वर्णन जो है वाग्भट के 7वें अध्याय में आया है, 7वें 600 छठा नहीं तो 7वां अध्याय में आया है। तो वो कृत्रिम सात्म्य क्या है, कृत्रिम असात्म्य क्या है, हाँ, सोपाधिकम क्या है, निरुपाधिकम क्या है। तो उसमें शरीर जो है कई किसी एक चीज को एलर्जी रहता है कईयों का। हाँ, एक चीज किसी चीज अगर खाई या तो किसी का स्पर्श हुआ तो उसकी एलर्जी होती है। तो उस पेशेंट की वो एलर्जी हम ज्यादा काफी हद तक नहीं कम कर सकते। फिर क्या कर सकते हैं, ऐसे दोषाधिक विचार करके, विषाधिक विचार करके जो है दवाइयाँ दे के खुद हद तक जो है वो एलर्जी है वो हम ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, भगा सकते हैं। तो इस प्रकार जो एलर्जी है उसके सभी विचार करने। एलर्जी जब स्किन पर ही दिख रही है, कुछ चीज खाई और जनरली हम एलर्जी स्किन पर ही देखते हैं, है ना, और टर्मिनोलॉजी उस पर ही ये हो गई है। पर एलर्जी ऐसे नहीं है, अगर पेट में कुछ गया और डिसेंट्री लगी तो उसकी भी एलर्जी ऐसे भी होता है। पर अगर स्किन पर ही लग रहे तो उस अवयव का जो उस अवयव में जो होने वाली उस अवयव में जो दुष्य है, उस अवयव में जो दोष है उनका विचार करना चाहिए। जैसे त्वचा में अगर आपको एलर्जी दिख रही है तो त्वचा में भ्राजक पित्त है, रक्त है दुष्यों में, क्लेद है, उदक है और मांस है ना। तो कईयों में मांसगत पित्त रहता है, वो इतना लीन अवस्था में रहता है कि वो लक्षण स्वरूप कुछ दिखाता नहीं, व्याधि स्वरूप कुछ करने की क्षमता उसमें नहीं रहती। कभी कभार क्या होता है, मांस धातु का बल अच्छा रहता है और मांसगत गया हुआ पित्त उस प्रकार से व्याधि या फिर व्रण उत्पत्ति या फिर आरक्त वर्णता ये निर्माण नहीं कर सकता। तो कुछ हेतु मिल गए, अगर उसने भल्ला तक का स्पर्श किया, हाँ, या फिर कुछ ऐसे हेतु अगर मिल गए उसको, तो झट से उसमें जो है वो ब्लिस्टर आने लगते हैं, ये आने लगते हैं। तो इस प्रकार से लीन दोष भी रहते हैं, हाँ, संचित दोष भी रहते हैं। तो ऐसे विचार करके भी एलर्जी का अगर विचार किया तो सभी प्रकार की एलर्जियां जो है हम दूर कर सकते हैं। अगर कोई एक चीज की एलर्जी है और ये चीज अगर वो बच्चे ने या फिर इंसान ने खाने के बाद वो एलर्जी होती है, चाहे वो स्किन पर हो या फिर कुछ सिस्टेमिक एलर्जी हो, तो अगर वो चीज अगर उसको खानी है, हाँ, तो उसको जो साथ में है उस इंसान को, उस साथ में के साथ वो जो एलर्जिक चीज़ें है अगर अल्प अल्प प्रमाण में अगर काफ़ी लंबे समय तक दे दी तो वो शरीर को ओकसात में हो जाती है। कौन सी, वो जो एलर्जिक जो चीज़ है वो। और फिर बाद में जो साथ में चीज़ बंद करने के बाद वो जो असाथ में चीज़ है उस शरीर के लिए, वो चीज़ अगर कर दी तो ऐसे वो एलर्जी जाती है। तो ऐसे भी एक युक्ति प्रमाण से हम वो एलर्जी दूर कर सकते हैं। ऐसा जो है एलर्जी का विचार है, ठीक है। सर शिरीष, चंदन, उशीर और एक और आपने बताया था, हरिद्रा। नमस्ते सर, हरिद्रा। हाँ, ये विषग्न में आया है, उनको उनमें विषग्नत्व बहुत है, इन चारों में। तो इनका हम विषग्न करके योग बनाते हैं। तो हमें जहाँ जहाँ रुग्ण में अगर इस प्रकार की संप्राप्ति किसी भी विषय में दिख गई तो जो है हम विषग्न योग डालते हैं। मैक्सिमम इसमें कृमि का विचार और विष का विचार करना ही करना है। क्योंकि हम अध्ययन किया तो निर्माण क्या होगा, आम होगा। आम क्या है, विषवत है, तो विष का विचार आ गया, बराबर है। तो विष का विचार, कृमि का विचार, ये दोनों चीजें करनी। संतर्पण जन्य आहार है, कृमि का विचार करना ही करना है, होते ही है कृमि। सुश्रुत ने तो बोला है ऐसी सही संप्राप्ति नहीं होती जिसमें कृमि नहीं होती। तो कृमि मीन्स क्या मतलब कि बड़े ही कृमि होने चाहिए, ऐसे कुछ नहीं है। तो जंतु जिष्टता जो है आयुर्वेद ने मान्य की है, इन्फेक्शन होते नहीं ऐसा आयुर्वेद नहीं बोलता है, पर हमारा जो विचार करने का तरीका है वो अलग है। तो कृमि का विचार और विष का विचार ये मैक्सिमम पेशेंट में करना है। जिनमें एलोपैथी की दवाइयाँ चालू है उनमें तो विष का विचार होना ही चाहिए। जिनमें आम की संप्राप्ति ज़्यादा है उनमें विष का विचार, कृमि का विचार होना ही चाहिए। ठीक है, बोलो आगे।
सर सर आपने जो अभी 17 विचरण योग बोला वो फिर से बोलेंगे? कौन सा वाला? अभी हरिद्रा और कुछ आपने बोला? शिरीष विषग्न जो है वो अच्छा। विषग्न है प्रभाव से। ओके ओके। शिरीष, चंदन, उशीर और हरिद्रा। सर एक 17 साल का बच्चा था तो उसको स्मॉल जॉइंट्स में पेन हो रहा था और कभी कभी बड़े जॉइंट में भी पेन होता था और उसकी भूख बिल्कुल जा चुकी थी और उसके बाद उससे जब पूछा तो वो कुछ एलोपैथिक दवाओं पे था, इंडोमेथासिन वगैरह पे। तो उसके एंडोमेथासिन। जो हाँ एंडोमेथासिन, तो उसके फिर कुछ टेस्ट कराए तो जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स थे बढ़े हुए आए और जिससे पेशेंट को भी ये लगे और उसके जो छोटे छोटे जो जॉइंट्स होते हैं पैरों के उसमें नोड्यूल्स हल्के हल्के रिसेंटली मतलब वो आ गए। अग्नि उसकी बंद थी तो अग्नि पे विचार करके उसको दिया तो भूख तो उसको लगने लगी और तो शुरू में मैंने क्योंकि अम्ल पित्त भी था तो अम्ल पित्त की चिकित्सा पे रखा और ये सब चिकित्सा करते में उसके नोड्यूल्स डेवलप हुए हैं। तो भी उष्ण मतलब सॉल्ट की छोटी छोटी पोटली बना के मैंने बोला पहले उससे सिकाई करो और तेल मालिश या कुछ भी नहीं करना। तो उसका आरए टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया। तो सर अभी जैसे नोडल्स वगैरह आए हैं तो अभी सॉल्ट की मतलब वो तो उसने स्टार्ट कर दी करनी, उससे कुछ बेटर तो उसको लग रहा है। उसके बाद जो हम ऑयल यूज कर रहे हैं आगे चल के तो क्या केवल एरंड का ही यूज करें या आपके विचार में और आप क्या मतलब थोड़ा अपनी गाइडेंस दे दीजिए कि क्या करना है? तो इतने बहुत कम समय में ये हुआ है, कम उम्र में, है ना? तो आप उसको जी पहले जो जल जो है वो पहले आहार विहार उनको बोल दीजिए। हाँ, वो एलोपैथी का डायग्नोस रख दो बाजू में। हाँ, जी जी उनका कोई भी एलोपैथी की दवाई अभी से उसने अगर चालू कर दी हाइड्रोकोर्टिजोन तो कब तक वो लेगा ऐसी चीजें, ठीक है? तो वो सब बंद कर दो। जी हाँ, आम निर्मित होने वाली कोई भी चीज जो है उसने खानी नहीं है। अभिसंधि कोई भी चीज जो है उसने खानी नहीं है, ऐसे उनको बोलो। हाँ, सुबह से उठने के बाद रात को सोने तक ऐसी कोई भी अभिसंधि होने वाली चीज, गुरु चीज ऐसे आपको खानी नहीं है। ये पहला पथ्य है, ठीक है? दूसरा पथ्य जो है वो जो कुछ चीजें खाए या फिर जो पानी पिए उसमें शुंठी की मात्रा रहनी ही चाहिए। शुंठी का प्रयोग रहना ही चाहिए। हाँ, ठीक है? अल्प मात्रा में क्यों ना हो पर शुंठी रहनी ही चाहिए, ठीक है? और दूसरी बात जो एरेंडल तेल जो बोला है उसका चालू कर दो प्रयोग। अब वो एरेंडल तेल ऐसे पीना ही है ऐसा कुछ नहीं है। जो रोटी खा रहा है, जो सब्जी खा रहा है उसमें अगर एरेंडल तेल डाल दिया और जो कुछ रोटी खाई तो भी चलेगा। हाँ, तो आम पाचन अच्छे होना चाहिए और आम पाचन होते समय आहार ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे आम उत्पत्ति हो। हाँ, कोई भी एलोपैथी की जी दवाई है जो वो खा रहा है वो सब कुछ बंद कर दो पहली बात। जी। ठीक है? तो और ये सब अभी चालू कर दो ताकि उनको बोलो कि लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलने वाली है, खंडित नहीं करनी। जब खंडित करनी हो तो आना ही नहीं मेरे पास। ऐसे स्ट्रिक्टली जी बोल दो, ठीक है? हाँ, और बाद और में प्रयोग में इतनी है छोटी पेट में। उम्र में हाँ, जी वो जी सेक कर सकते हैं आप। हाँ, नहाते समय जो है गर्म पानी से नहाना, ऑयल लगाना नहीं है शरीर को कभी भी। हाँ, ठीक है? जी जी। ऑयल नहीं और लगाने गुगुलू का बोले ना प्रयोग अभी आपने। रुक के करें ना? हाँ, गुगुलू का प्रयोग अभी थोड़ा और रुक के करें ना सर? कुछ जरूरत नहीं प्रयोग गुगुलू की करने की। अच्छा हाँ, गुगुलू को जाए। देवदार, निर्गुंडी, इसका कितने देर तक लोगे आप गुगुलू पर? उसको ये भी होना चाहिए ना, परवड़ना भी चाहिए। हाँ, तो अल्प मात्रा जी में जो है निर्गुंडी, देवदार, दशमूल, विश्व, हाँ, इनका प्रयोग रोज होना चाहिए अल्प मात्रा में। हाँ, ठीक है? ठीक है। तो नित्य आम पाचन होगा। पानी बिना शुंठी का पानी नहीं पीना है। हाँ, 1 लीटर पानी में आधा चम्मच तो शुंठी रहनी ही चाहिए, ऐसे सिद्ध जल ही पीना है। हाँ, जब जब प्यास लगे तब तब, ठीक है? हाँ, जी जब जी सर। शरद ऋतु आया या उष्ण ऋतु आया तब शुंठी का जो है प्रयोग जो है कम करना है। हाँ, और क्या ठीक करना है फिर? पटोल, मुस्ता इसका प्रयोग करना है तब जब उष्ण ऋतु आएगा तब। मुस्ता का प्रयोग करना है। हाँ, ठीक है? इसका प्रयोग करना है। ठीक है ऐसे करोगे सर। तब जाके 6-7 महीने में ये सब कुछ केस आपके हाथ में आ जाएगी। ठीक है सर। और जैसे जनरल एनएसआर का जिसको कहते हैं सर्वांग शोथ, उसकी एक पेशेंट 40 इयर्स की 38 इयर्स की करीब है हम्म, और उसको उसका भी यही था कि अग्नि बंद थी, अभिसंधि गुरु आहार पर थी
और उसका जो वो इन्वेस्टिगेशन लाई थी उसमें थायराइड फंक्शन टेस्ट उसका बिल्कुल नॉर्मल आया था। उसका भी सर ये शुंठी सिद्ध जलपरी अभी रक्त और आमपचन दिया है। शुंठी सिद्ध जल देना, देवदार देना पेट में। स्थूल पेशेंट हो, पांडुजन्य संप्राप्ति दिख रही है, ऐसा कुछ है तो नवायास चूर्ण चालू करना। गर्म पानी के साथ नवायास, देवदार, शुंठी ये चालू करना। हाँ, तो शोथ की संप्राप्तियां जो है वो कम होती है। ठीक, थैंक यू। नमस्कार सर। हाँ बोलो सर, एक 8 ईयर का बच्चा है, उसको डायबिटीज है पिछले 3 साल से। उसकी माँ की गर्भ की हिस्ट्री में तीसरे माह में लगभग 15 दिन तक रक्तस्राव था। रक्तस्राव हुआ था उसको लगभग 15 दिन तक। और बच्चे को अभी मूत्र संबंधित तो कोई लक्षण नहीं रहते हैं। इंसुलिन पर है, इंसुलिन लगता है। लक्षण है उसको केवल चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा रहता है, प्रतिष्ठाय होता है और कभी-कभी ज्वर आता रहता है। ये लक्षण है, तो इसके लिए सर किस प्रकार से सोच सकते हैं? हाँ, देखो क्या है, सहज व्याधि जो है वो शास्त्रकारों ने असाध्य बोले हैं, क्लियर कट। ओके। तो कुछ चीजें करने के बाद हम कुछ उस बच्चे का इंसुलिन पूरा बंद करेंगे और पूरा वो ऐसे होगा ही नहीं। शक्यताएं बहुत नॉट जीरो है। ओके। हाँ, कदाचित दैव योगे ने हो सकता है। पर सहज है तो बहुत ये रहता है। ठीक है, जब शरीर में कुछ अभाव है, अभाव पदार्थ आयुर्वेद नहीं मानता। हाँ, जैसे पैंक्रेटिक सेल का अभाव है, वृक्क का अभाव है, तो अभाव में भाव उत्पन्न नहीं कम कर सकते। ठीक है, ये मर्यादा है। ठीक है, पर कदाचित दैव योग ने कुछ हो सकता है तो हो सुनने दो। तो प्रत्याख्येय उनके फैमिली मेम्बर को बताना कि ऐसा कुछ नहीं मैं कर सकता कि ये सब कुछ बंद हो, पर ऐसा मैं कुछ कर सकता हूँ कि शायद ये जो है वो उनकी उम्र जो है बढ़ने की शक्यताएं मैं बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अब ये 70 साल तो जिएगा नहीं, ये तो मालूम है आपको, है ना, बराबर है ना। तो कई चीजें जो है एक्सेप्ट करनी रहती है, बराबर है। हाँ, पूर्व जन्मकृत कुछ कर्म रहते हैं, उसकी ये रहती है, तो वो एक्सेप्ट करना रहता है। इसीलिए कर्मज व्याधि, सहज व्याधि, हाँ, ये जो व्याधि है वो क्या बोले, उसको पश्चाताप चिकित्सा है, नहीं तो क्या वो असाध्य है, बराबर है ना। सहज बाधिर्य असाध्य है, सहज अर्श असाध्य है ना। सहज अर्श में बाद में मृत्यु आता है, ऐसा है। ठीक है ना, तो जो है वो है, बराबर। तो उस प्रकार से है। फिर भी जितना आप कर सकते हो उसकी दिनचर्या सुधार सकते हो उतना सुधारो, बराबर है ना। जी हाँ, औषधि चिकित्सा में सर क्या अभी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते बच्चे को? औषधियों में सर क्या विचार कर सकते हैं? इतने छोटे बच्चे को क्या औषधि दे सकते, ऐसा है ना। 8 साल का बच्चा है। आसन आदि गण का जो है वो अभी वो स्थूल है क्या पतला है? सर मीडियम है। तो आसनादि गण जो है उसके क्वाथ से जो है उसका स्नान कर सकते हैं। आसाना मीन्स तो उसका जो है उसके क्वाथ से स्नान कराना, ये एक कर सकते हैं। हेतु देखो, और हेतु तो अभी सहज ही है, पर लक्षण दोषानुरूप उनके ये करो। क्योंकि क्या है, जो दृश्य हेतु है, हमारी चिकित्सा जो है वो हेतु विपरीत चिकित्सा है। यहाँ हेतु ही सहज है, बराबर है ना। हेतु ही क्या है, बीज उपतप्त से हेतु है। तो यहाँ हम पीछे जाकर कैसे हेतु बंद कर सकते हैं? ऐसे नहीं हो सकता, अभी सब कुछ हो गया है उसके शरीर में। हाँ, बराबर है ना। हाँ, तो उनको बोलो सिर्फ क्या खाना है बच्चे को, ये बोलो। ठीक है ना, ज्यादा अभिसंध्य आहार नहीं खाना है, ये बोलो। उसकी एक्टिविटीज होनी चाहिए, वो खेलना चाहिए बच्चा, ये बोलो उनको, है ना। वचा चूर्ण का लेपन होना चाहिए शरीर पर, ताकि ग्रह बाधा और ये सब चीजें ना हो, तो ये बोलो उनको। ठीक है ना, जो खाना खा रहे हैं वो पर्यूषित नहीं रहना चाहिए, अभिसंधत्व नहीं रहना चाहिए। जैसे इडली डोसा है वैसा खाना नहीं रहना चाहिए, रात का भिगा हुआ खाना सुबह नहीं खाना चाहिए। ये जो बच्चे के लिए चीज़ें हैं वो बोलो उनको करने के लिए। हाँ, जो जो जला हुआ खाना है वो नहीं खाना चाहिए, ताकि आयुर्मर्यादा जितनी बढ़ा सके उतने हम बढ़ा सकेंगे। ठीक है ना, बाकी बहुत कुछ बदलाव करने की जो शक्यता है वो कम है। जी जी सर, ऐसे। ओके, थैंक यू सर। सर एक और पेशेंट है सहज जो केसेस है उनमें कभी ऐसे छाती ठोक के नहीं बोलना मैं करूंगा ठीक आपको, और ये इससे यश हानि कीर्ति हो जाती है। ठीक है,
ओके सर। तो सर एक अच्छे क्यूरियोसिटी। पेशेंट करोगे आप, एक पेशेंट ऐसे करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाते। बोलो। ओके सर, फीमेल है 20 ईयर ओल्ड। सर लेफ्ट लोब थायराइड लोब में 2.1 mm का फॉलिकुलर ट्यूमर है, हम्म जिसमें पेन वगैरह नहीं है। ओनली हाँ, जब मार्क क्या हुआ, गला। मार्कर चेक किए क्या? यस यस सर। हाँ, क्या है? एफएनएसी में फॉलिकुलर ट्यूमर। ओके। हम्म उसमें ग्रॉस एग्जामिनेशन में ब्लड मिक्स कॉलॉइड भी शो कर रहा है, हम्म तो डायग्नोस बना रहे हैं फॉलिकुलर ट्यूमर। हम्म कैटेगरी डी है, उसको बेथास्डा 4 कैटेगरी में रखा है। ओके। तो सर इसको पेन वगैरह कुछ भी नहीं है, केवल गर्दन पीछे करके जब हम निगलते हैं तो वो दिखता है, कुछ निगलते समय वो दिखता है। दर्द नहीं है कोई भी। सिम्टम केवल ये है कि उसको कुछ समय से खांसी आ रही थी। कितने साल का है वो? 20 साल की फीमेल है? 28। 28 की है। और हेतु में कुछ दिखा? हेतु में सर कुछ खास जो हेतु तो नहीं मिले हैं इसके लिए ग्रंथि से रिलेटेड। बाकी कुछ समय पहले स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज्यादा रहा है, और खान पान में कोई विशेष हेतु ऐसा नहीं है। बाकी जगह कहाँ सिस्टमिक कुछ मैनिफेस्टेशन हुआ है, कहाँ कुछ मेटास्टेसिस हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है क्या? नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। उतना ही है, सीमित है। हाँ उतना ही सीमित है अभी। हाँ, ठीक है। इसको सर कैसे विचार करें चिकित्सा के लिए? हाँ, तो इसके विचार जो है, ये अनुक्त व्याधि है जो हमारे शास्त्र में वर्णित नहीं है ना। तो गिलन कष्टता है होगी और बाकी की चीजें होगी। तो हमें क्या विचार करना है, ये पहले का हमने एक उस पर वीडियो बनाया है। हाँ, अगर ऊर्ध्व आमाशय व्याधि होगी तो पहला, अगर रुग्ण का बलवान है तो शोधन होना चाहिए, वमन होना चाहिए। अगर पॉसिबल है, आपको लग रहा है कि हो सकता है, तो वमन होना चाहिए। दूसरा क्या है कि गल क्या है, कौन से धातु से बना है? तो गल जो है वो मांसमय है ना। तो वहां पे रक्त और मांस का विचार होना चाहिए। रक्तपाचक, मांसपाचक होना चाहिए, रक्त शोधक दवाइयां होनी चाहिए। ठीक है, बराबर है। तो रक्तपित्त में आई हुई जो द्रव्य है उनका प्रयोग होना चाहिए। तीसरी बात जो है, आपको दिख क्या रही है? ग्रंथि दिख रही है ना। हाँ, तो ग्रंथि नाशक जो योग है, ग्रंथि कम करने वाले, चाहे खदीर हो तो खदिरादिवती देना, खदीर सिद्ध जल का गंडूश करना, ये जो है ये चालू करना चाहिए, क्योंकि कंठ है ना। और खदीर जो है वो गायत्री है, तो उस प्रकार से खदीर का प्रयोग करना चाहिए। मांसपाचक, रक्तपाचक है वो अभ्यंतर होने चाहिए। अगर मेटास्टेसिस हो गया तो सुवर्ण सिद्ध जल, सुवर्ण के पात्र में जल रखना, नहीं तो एक पात्र में जल रखना और उसमें सुवर्ण का कोई अलंकार रखना। तो ऐसा सुवर्ण सिद्ध जल जो है वो नित्य पान में उसका होना चाहिए। रात का खाना बंद होना चाहिए, गाय का दूध चालू होना चाहिए। हाँ, और जो दवाइयाँ, जो आहार विहार ले रहा है वो एक एग्जैक्ट अच्छा होना चाहिए। थोड़ा भी आम नहीं, निर्मिति नहीं होनी चाहिए। आयुर्वेद में जो वर्णित है उस प्रकार का खान पान होना चाहिए। ऐसे करोगे तो बहुत ये कर सकते हैं हम। हाँ, कांचनार का प्रयोग व्याधि प्रत्यनिक आप कर सकते हो। हाँ, उसका बाहर से लेप और अभ्यंतर उसका वो प्रयोग भी कर सकते हो। हाँ, तो ऐसे करो और फिर जो है वो ये करो। गांठ जो है वो बहुत फटाफट बढ़ रही है। हाँ, तो वो जो बढ़ना है स्पीड जो है, हाँ, वो वात से होता है स्पीड। ठीक है, तो वातज कंठ रोग में गले को तेल लगाना और सेकना, ऐसे वातज कास में भी दिया है। तो गले को अगर तेल लगाया जाए तो कंठ में होने वाली वात की संप्राप्तियां हम कम कर सकते हैं। तो उस प्रकार का विष ग्रंथि में वर्णित जो ये है द्रव्य है, उसका सिद्ध तेल जो है अगर हमने गले को लगाया, जैसे त्रिफला तेल हो, हरिद्रा तेल हो, निशा तेल हो, हाँ, ऐसे अगर तेल हमने गले को लगाया तो वो भी संप्राप्तियां भंग होने की शक्यताएं बढ़ती है। तो इस प्रकार से काम करो। ठीक है जी सर। सर पिछले 3 महीने से उसको, बोलो। सर पिछले 3 महीने से ये मेडिकेशन चल रहा है सर, उसको रक्तपाचक और मांसपाचक, उसको आरोग्यवर्धनी और काचनार गंडूस चल रहा है। गंडूस मिंडूस चालू करो ताकि वो गले पर डायरेक्ट प्रभाव करे। और इससे अभी लगभग 3 महीने देने पर कोई भी इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं लग रहा है। अगर 3-4 महीने तक कुछ नहीं फर्क लग रहा है तो क्या करना है, वो ग्रंथि निकालना ही अच्छी बात है ना। तो ये करो, ज़्यादा समय तक रुग्ण के साथ खेलना अच्छा नहीं है ना।
हाँ, सालों साल ट्रीटमेंट चल रही है और पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है, इतना नहीं होना चाहिए बड़े व्याधि में, है ना। उसको एक जो सिम्टम था, उसको काश का सिम्टम था, वातज काश की तरह, वो सिम्टम उसको क्वाथ देने पर वो सिम्टम चला गया, उससे फायदा हुआ है। पुनर्नवा भूमि हाँ, आंवला तो और थोड़ा बहुत अवरोध इसका मतलब कम हुआ है ना। वो सिम्टम में फायदा हुआ है उसको। हाँ, ये 3 का काढ़ा देने पर, पुनर्नवा भूमि आंवले की और मकोई, ये देने से खांसी ठीक है, लेकिन ग्रंथि पर अभी कोई असर नहीं। तो देखो उनको बोलो कि इस प्रकार से तो हो रहा है, पर आपको अगर फिर भी ये ग्रंथि का ये हो रहा है तो निर्हरण करना। ग्रंथि में निर्हरण करने के लिए बोला है ना आयुर्वेद में, ऐसा कहाँ नहीं बोला है ना, बराबर है ना। सर निर्हरण में इसको सर ग्लैंड्स निकाल देंगे सर्जरी में, तो सर्जन फिर क्या करेंगे, अगर ज्यादा अवरोध हुआ तो फिर गिलन कष्टता आएगी और बाकी की चीजें आएगी, तो बहुत और तकलीफें हो जाएगी, है ना, बराबर है ना। लेकिन सर ग्लैंड और निकालने के बाद में फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट वो फिर कंटिन्यू हो जाएगा। होगा ही फिर। नहीं तो ये साथ में ये चलाओ ना, बाकी की जो चीजें है वो साथ में रखो ना। सर ये जो केस जैसे बता रहे हैं, या कहीं का भी कैंसर जहाँ पर की मेटास्टेसिस हो गई हो, तो क्या वहाँ पर इरमोगली घृत का कुछ कार्य होता है? अगर है तो होता है, तो किस यही बोल तरीके रहा से हूँ, इसको यूज जनरलाइज नहीं। एक करते हैं? क्रिटिकल केस ऐसी मेटास्टेसिस की हो गई ना, तो हम उस प्रकार से उसका कौन सा घृत देना, कौन सी द्रव्य का प्रयोग करना, ये कर सकते हैं हम, ठीक है। धातु अगर बलवान हमने रखे तो उम्र बढ़ जाती है। तो दोष भी कितना अगर बड़ा हो पर धातु बलवान है तो वो ज़्यादा दोष दुष्ट समूर्छना नहीं होती। तो रुग्ण का बल बढ़ाना चाहिए कभी भी, हाँ, धातुओं का, ठीक है। तो चलो उसका घृत का पान और गंडूश सब कराना चाहिए फिर? हाँ, नहीं अभी कैसा है, कफक स्थान में व्याधि है, बराबर है। व्याधि कौन सी जी है, ग्रंथि की व्याधि है, मीन्स कफ की ग्रंथि, व्याधि है। वो भी कफ है। हाँ, स्थान कफ का, व्याधि कफ की, हाँ, लक्षण कफ के, सब कफ कफ है ना, बराबर है ना। तो तेल का प्रयोग कर, जी हाँ, तो जी तेल का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए तेल लगाना गले गले करे तो वो श्रोतोशोधन ठीक। हो जाएगा, वहाँ का वात शमन हो जाएगा। ग्रंथि कैसा होता है, वात जो है वो मांसगत हो जाता है और ग्रंथि की निर्मित हो जाती है, बराबर है ना। कंठ जो है वो मांसमय है, तो इसीलिए तेल का प्रयोग होना चाहिए ताकि श्रोतोशोधन हो, वात शमन हो, मांस वो ग्रंथि का ये हो, इसीलिए मैं तेल बोला, ठीक है। तो तेल का पान भी कर सकते हैं, बाहर से भी लगा सकते हैं। निशा तेल है वो लगा सकते हो, हाँ, या फिर कोई भी कषाय सिद्ध या फिर तिक्त रस सिद्ध तेल बनाओ, हाँ, जो श्रोतोशोधन करे, हाँ, ग्रंथि में जो वर्णित है वो द्रव्य ले लो और उसका तेल दे दो। त्रिफला तेल दिया तो भी चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से करो। थैंक यू। ओके, चलो रुकेंगे, कल भी करेंगे हम डिस्कशन, बाकी के प्रश्न जो है कल के लिए रखेंगे, हाँ। ओके, धन्यवाद। थैंक यू। ओके।